विक्रम @ 1978 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारत। एक कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपीएससी हो, आरओ हो, एआरओ हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो, वनडे की परीक्षा हो, एसएससी कोई भी हो। तो आज हम लोग इसको शुरू से शुरू करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने अखिलेश मूर्ति जी की बुक को लिया है और काफ़ी बुकों का अध्ययन करने के बाद हम ये शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोप का प्रवेश सबसे पहले कौन आए थे। यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन भी करिए। भारत में यूरोप का प्रवेश, हेडिंग डालिए। तो भारत में यूरोप का प्रवेश में 1453 में तुर्की सुल्तानों ने एशिया माइनर को जीत करके, कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। ये बहुत एग्जाम पूछता है कि उन्होंने किस पर अधिकार किया था। कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों में तुर्कों का नियंत्रण हो गया था। पूर्व पश्चिम जब दोनों की तरफ से तुर्कों का नियंत्रण हो गया तो इससे व्यापार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना होने लगा। तो यूरोप के नए राष्ट्रों को, खास करके स्पेन और पुर्तगाल को, इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। तो जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जब व्यापारिक मार्गों पर इनका नियंत्रण हो गया तो स्पेन के जो नए राष्ट्र थे उनको व्यापार करने में परेशानी होने लगी थी। क्योंकि इसलिए परेशानी होने लगी थी कि तुर्कों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था और उनके व्यापारिक रास्तों को अवरुद्ध कर लिया था। इसीलिए पश्चिम यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड, इसको क्या कहा जाता है, मसालों का द्वीप। आप लोग ये जानिए कि जलवायु के अनुसार वहाँ पर जैसे आज फ्रिज है, हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी समय तक हम लोग फूड को, सब्जियों को उसमें प्रिजर्व करते हैं। तो उस काल में उन लोगों के पास, यूरोपियों के पास, जो खाने पीने की वस्तुएं होती थी, मांस होता था, वे काफ़ी समय तक उसको 6-6 महीने तक प्रिजर्व रखते थे। उसमें क्या करते थे, उसमें भारत के जो यहाँ से मसाले जाते थे, इन मसालों को लगा करके एक परत में सबसे पहले वो गड्ढा खोदते थे। गड्ढा खोदने पे एक परत में सबसे पहले पत्ती को रख देते थे, उसके बाद सब्जी, फल और जो भी वो मांस है उसको रखते थे, उस पर मसाला लगाते थे, फिर एक परत, उसके बाद लास्ट में इसको मिट्टी से ढक देते थे। तो जलवायु के अनुसार जब वहाँ पे बर्फ़ और पड़ती थी तो बर्फ़ पड़ने पर वे, जैसे आज का फ्रिज काम कर रहा है, वैसे ही उस काल में यूरोप वासियों ने इसको, अपने भोजन को बहुत समय तक रखने के लिए इसको नियंत्रित किया था। तो अब जब इसका अधिकार हो गया, तुर्कों के नियंत्रण में आ गया, तो व्यापार में मसाला जा नहीं पा रहा था। तो यूरोप वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा कि सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए भोजन की हो गई। जब तक वो भोजन नहीं रहेगा तो कैसे वो जिंदा रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सोचे कि जहाँ से ही मसाला आ रहा है हम लोग वहाँ पर चलेंगे। बहुत ही इन लोगों ने, कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज की थी। ये लोग खोजी प्रवृत्ति होते थे तो निकल पड़े। तो इसीलिए पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड छाप की यात्रा करते हुए भारत की खोज की थी। बहुत, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, केप ऑफ गुड हाप। पुर्तगाली निवासी कौन था, वास्को डी गामा। इसने किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी। अच्छा, पुर्तगालियों का आगमन जो है, ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में चौकियाँ स्थापित की। चौकियाँ इन्होंने क्यों स्थापित की, क्योंकि चौकी स्थापित करने पर यहाँ पर ये अपने कुछ लोगों को रख देते थे, जिससे कि इन लोगों को व्यापार करने में, आने जाने में काफ़ी सुविधाएं होती थी। भारत में कोचीन, गोवा, दमन द्वीप उनके मुक्त व्यापार के मुक्त केंद्र थे।
पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार में शक्ति का प्रयोग किया था। पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति शुरुआती से दिखा दी थी। ये लोग व्यापार भी करते थे तो सख्त प्रदर्शन भी करते थे। इस कार्य में उन्होंने एक कार्टेज आर्मोडा के माध्यम से समुद्री, उस समय जो आने जाने का सबसे शार्ट और सबसे वो रास्ता होता था समुद्री मार्ग। आज की तरह इतने जो नई टेक्नोलॉजी हो गई, हवाई जहाज हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन के और चीज़ हो गए हैं, रेलगाड़ी और सब हो गए हैं, तब कुछ थे नहीं। उस समय इन लोगों ने क्या किया, समुद्री मार्ग को अपनाया और कार्टेज आर्मेडा के माध्यम से, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए, कार्टेज आर्मेडा के माध्यम से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम रखा। क्योंकि जब ये समुद्र पर नियंत्रण कायम रखने लगे तो समुद्र पर नियंत्रण रखने के कारण व्यापार का माध्यम वहीं से होता था, तो वो इनका समझिए पूरे व्यापार पर नियंत्रण होने लगा। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के मसालों द्वीप तक एशिया की पूरी समुद्र तट पर अधिकार क्षेत्र बढ़ाने तथा यूरोपीय प्रतिबंधियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास उसी समय हुआ था, इसको आप लोग लिख लीजिए। मतलब उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन इसलिए है कि वो लोग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इस प्रकार किए थे कि जैसे उन लोगों ने, जैसे अंग्रेजी के लेटर हैं से लेकर जेड तक, उन आकार में बनाने के बाद उसको छापा विधि के द्वारा उसको दाबते थे तो अक्षर लिखा जाता था। यही देख करके चीनी, मुख्यतः चीन जो है एशिया में है, इन लोगों की देन है। जब उन लोगों ने देखा तो बाद में इसी के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो ये भी क्रम में पूछा जाता है कि भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। इनका क्रम भी आप लोग याद कर लीजिए। क्रम बहुत पूछता है कि कौन सबसे पहले आया, इनका क्रम क्या है। तो 4 क्रम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो डच जो है पूर्व एशिया के मसालों के द्वीप में थी। इन लोगों ने डच भी संघर्ष किए। 1608 में अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट सूरत पर व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। उसके बाद फ्रांसीसी आए। अच्छा, बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। इन प्रमुख युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।